हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा पादप जल संबंध चल रहा था टॉपिक, उसका एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। टॉपिक है कोशिकाओं में उत्पन्न दाब। कोशिकाओं में उत्पन्न दाब। देखिए, अगर ये टॉपिक आपको समझना है तो पीछे के जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के, उनके वीडियोस एक बार आपको पूरे देखने जरूरी हैं, क्योंकि उनमें इन टॉपिकों से संबंधित फैक्ट्स जो मैंने समझाए थे वो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, कोशिकाओं के अंदर जल परिवहन के लिए, खनिज लवणों के परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। और ये दाब कौन कौन से हैं, आज हम इन्हीं दाबों के ऊपर, उत्पन्न दाबों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन दाबों के अंदर आपस में क्या पारस्परिक संबंध होते हैं, उन संबंधों को समझाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें सभी टॉपिकों के, तभी जाके आपके अगले टॉपिक हैं वो आपस में जुड़ेंगे और समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो एक दाब होता है स्फीति दाब। स्फीति दाब, और एक इसी के साथ जो एक दाब और लगता है भित्ति दाब। भित्ति दाब, ठीक है, यानी टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर, भित्ति दाब। ठीक है, इसको देखिए, समझिए। ये हमारे पास में एक पादप सेल है। इसकी ये भित्ति है, सेल वॉल जिसको बोलते हैं, हार्ड होती है, निर्जीव परत है, कई बार हमने बताया है इसके बारे में, और पारगम्य होती है। जस्ट इसके नीचे हमारे पास में होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली होती है। यहाँ जीव द्रव्य वगैरह होता है, इसके अंदर भी होता है। यहाँ एक बड़ी रिक्तिका होती है, रिक्तिका। इसके जो आवरण है इसको आपको पता है टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्फीति दाब की, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इसको हम शॉर्ट में टीपी के नाम से जानते हैं, क्योंकि आगे मैं अभी शॉर्ट नेम से ही बताने वाला हूँ, बार बार मैं इनका जो है पूरा नाम नहीं बोलूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करें कि अंत्य परासरण से जब कोशिका के अंदर जल भरता है, अंत्य परासरण से जब कोशिका के अंदर जल भरता है तो कोशिका फूलती है, और कोशिका के फूलने पर इस प्लाज्मा झिल्ली, या मैं ये कह सकता हूं कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य द्वारा इस भित्ति पर अंदर से बाहर की ओर, चारों दिशाओं में अंदर से बाहर की ओर इस भित्ति के ऊपर एक दाब लगता है।
इसी दाब को कहते हैं स्फीति दाब, टीपी। क्लियर? अंत्यपरासरण के समय जब कोशिका के अंदर जल भरता है तो कोशिका का जीवद्रव्य फैलता है, तो कोशिका के आंतरिक भाग यानी कि जीवद्रव्य के द्वारा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कोशिका झिल्ली के द्वारा इस भित्ति के ऊपर चारों दिशाओं में लगने वाला दाब या उत्पन्न दाब स्फीति दाब कहलाता है, टीपी कहलाता है, टर्गर प्रेशर कहलाता है। देखिए बेटा, स्फीति दाब की बात करें, स्फीति दाब यानी टीपी, टीपी क्या होता है कि स्फीत कोशिका होती है, या मैं कह सकता हूं पूर्ण फूली हुई कोशिका होती है, उसका स्फीत दाब अधिकतम होता है। स्फीति दाब फूली हुई कोशिका का अधिकतम होता है। क्लियर? दूसरी बात, स्फीति दाब, स्फीति दाब अपकेंद्रीय दाब होता है, अपकेंद्रीय दाब होता है, यानी कि बीच में से चारों दिशाओं में फैल रहा है, इसलिए अपकेंद्रण दाब है। स्फीति दाब यानी टीपी अपकेंद्रीय दाब होता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि कोशिका के अंदर अंतःपरासरण से जल भरने पर भित्ति के ऊपर बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रण बल है, वो ही क्या कहलाता है? स्फीति दाब कहलाता है। क्लियर? ये तो स्फीति दाब हो गया। देखिए बेटा, अब सेकंड हम समझने की कोशिश करें भित्ति दाब, भित्ति दाब यानी वाल प्रेशर, इसको हम शॉर्ट में WP कहते हैं। ध्यान रहे, वाल प्रेशर को शॉर्ट में हम WP कहते हैं। ठीक है, तो भित्ति दाब क्या होता है? देखिए, जब जल अंदर भरता है तो स्फीति दाब उत्पन्न हो रहा है, तो ये भित्ति है, ये भित्ति इस कोशिका के आकार को बनाए रखने के लिए, इसको फूटने से बचाने के लिए या फटने से बचाने के लिए क्या करती है ये भित्ति, क्योंकि हार्ड है इसलिए इस भित्ति के द्वारा भी एक अंदर की ओर क्या लगता है? दाब लगता है, अंदर की ओर दाब लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। ये अपकेंद्रीय बल है, अंदर से बाहर की ओर, ये बाहर से अंदर की ओर, एक केंद्र की ओर लगेगा, तो अभिकेंद्रीय बल लगता है भित्ति के द्वारा इस प्लाज्मा झिल्ली और जीवद्रव्य के ऊपर। अंदर की ओर जो बल लगेगा, जो दाब लगेगा, सॉरी, वो दाब क्या कहलाएगा? भित्ति दाब। क्या कहलाएगा? भित्ति दाब कहलाएगा। ठीक है, इसको हम WP कहते हैं। क्लियर? देखिए, ये दाब मोस्टली TP के बराबर होता है, परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं TP बराबर किसी भी, सॉरी एक मिनट, किसी भी फूली हुई कोशिका या सेल कह सकता हूं शॉर्ट में, सेल का TP सदैव WP के बराबर होता है। ठीक है, TP WP के बराबर होता है, परंतु ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि TP है वो एक अपकेंद्रीय दाब है और WP है वो एक अभिकेंद्रीय दाब है। ठीक है, ये अंदर की ओर लगता है, ये बाहर की ओर लगता है। ठीक है, जैसे देखिए बेटा, किसी टायर के अंदर ट्यूब जो डली होती है उसको अगर हम मान लें प्लाज्मा झिल्ली मान लें उसको, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली मान लें,
और जो टायर है ऊपर उसको भित्ति मान लें, तो अंदर जब हवा भरते हैं तो जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली की तरह जो ट्यूब काम कर रहा है वो ट्यूब फैलता है, लेकिन उस ट्यूब के ऊपर भी बाहर जो टायर है, भित्ति है, वो एक प्रेशर डालती है। किस वजह से? उसको फूटने से बचाने के लिए, या मैं ये कह सकता हूँ उसको फटने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर भी भित्ति दाब है, ये भित्ति दाब यही काम करता है, इस कोशिका को फटने से बचाता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे कौन सी स्थिति में? जब कोशिका फूली हुई होगी, यानी मैं ये कह सकता हूँ पूर्ण फूली हुई कोशिका को हम स्फीत कोशिका भी कहते हैं, स्फीत सेल, स्फीत सेल। तो पूर्ण स्फीत सेल होती है, उसका टीपी और डब्ल्यूपी बराबर होता है, और टीपी मोस्टली मैंने ये बताया था अधिकतम होता है इस स्थिति के अंदर। ठीक है, और ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और एक फैक्ट है, अगर सलत कोशिका हो, यहां सलत कोशिका का मतलब है जिसका जीव द्रव्य कुंचन होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। अगर इसका मान लीजिए पानी बाहर आ गया तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका हो जाएगी। तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका होता है, उसका टीपी 0 होता है। ठीक है, यानी ये फैक्ट भी है हमारे पास में, सलथ कोशिका का टीपी 0 होता है, टीपी 0 होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि अगर इसके अंदर जल नहीं होगा तो भित्ति के ऊपर अंदर से बाहर की ओर लगने वाला दाब क्या होगा? 0 होगा, यानी टीपी क्या होगा? 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें ही आगे अभी सहसंबंध पढ़ाऊंगा मैं, इनमें पारस्परिक जो संबंध है उसको समझाऊंगा, वहां काम आएगी, इसलिए इनको बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। तो सलत कोशिका का टीपी 0 होता है। ठीक है, और एक स्फीत यानी कि एक फूली हुई कोशिका का टीपी होता है, वो क्या होता है? अधिकतम होता है। क्लियर? आगे देखें, आगे हम बात करें, अगर जीव द्रव्य कुंचित, पूर्ण रूप से जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है, पूर्ण रूप से जीव द्रव्य कुंचित कोशिका होती है, कोशिका का टीपी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्लियर? देखिए क्यों? क्योंकि देखिए सलत कोशिका की बात करें तो इसमें फिर भी जीव द्रव्य में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, लेकिन अगर उसी कोशिका को हम अति पराशरी विलयन में रख देंगे तो उसका जल पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा और वो पूर्णतया जीव द्रव्य कुंचित कोशिका हो जाएगी। उस स्थिति के अंदर टीपी 0 भी नहीं होगा, 0 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी इस स्थिति में अभी इस कोशिका के अंदर जल की बहुत आवश्यकता है, यानी जल अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये कोशिका नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस स्थिति के अंदर यानी कि जब पूर्ण रूप से जीव द्रव्य कुंचित कोशिका होगी तो उस स्थिति में टीपी क्या होगा? इसका ऋणात्मक हो गया। ठीक है, क्लियर? आगे हम देखते हैं, देखिए ये दो प्रेशर हो गए हमारे पास में, स्फीति दाब और भित्ति दाब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब। देखिए परासरण दाब यानी इसको हम ओस्मोटिक प्रेशर या ओस्मोसिस प्रेशर भी कहते हैं, यानी शॉर्ट में इसको ओपी के नाम से जानते हैं। ये मैंने पहले आपको बता दिया था, इसके बारे में समझा भी दिया था। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने बताया था वहां पर, अगर हम जल को
और किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो जल के अणुओं का जो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन में जो प्रवेश होता है, इस प्रवेश को रोकने के लिए विलयन में उत्पन्न दाब यानी जल के अणुओं के जो परासरण है इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा इनका जो प्रवेश है, हमेशा ध्यान रखना शुद्ध जल से जल के अणु हमेशा प्रवेश करेंगे किसमें, विलयन में। किसमें प्रवेश करेंगे, विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इनके विरुद्ध लगने वाला दाब यानी इसको प्रवेश करने से इस विलयन में एक दाब उत्पन्न होगा जो इसको इनके प्रवेश को रोकता है। ठीक है, उसी दाब को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी बोलते हैं। ठीक है बेटा, मैंने ये पहले भी आपको समझा दिया। क्लियर। देखिए मैंने ये भी बताया था आपको कि जो ओपी है वो ओपी विलयन में उपस्थित विलय के जो कण हैं उन विलय के कणों के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और एक चीज यहां पर एक फैक्ट है कि जो शुद्ध जल है का ओपी शून्य होता है। ये मैंने पहले बता दिया था, ओपी शून्य होता है। और बात करें अगर हम ओपी की, तो अगर विलयन में विलय की सांद्रता बढ़ाएंगे तो ओपी भी बढ़ेगा। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं जैसे ये शुद्ध जल है इसका ओपी 0 है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई विलय मिला रहा हूं, ठीक है, तो इसका ओपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ओपी हमेशा समानुपाती होता है विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। अगर विलय की मात्रा, यहां पर विलय के कणों की संख्या भी कह सकते हैं, तो ओपी के क्या होते हैं, ये समानुपाती। यानी किसी विलयन में अगर विलय बढ़ाएंगे तो ओपी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं अब यहां पर ओपी की बात करें तो पूर्ण रूप से सलत कोशिका होती है, सलत कोशिका सेल का ओपी अधिकतम होता है। देखिए बेटा, जो मैं एक फैक्ट लिख रहा हूं इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम पारस्परिक संबंध पढ़ेंगे, वहां पर ये फैक्ट्स काम आने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्ण रूप से सलत मतलब पूर्ण रूप से पिचकी हुई कोशिका है, उसका ओपी अधिकतम होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से पिचकी हुई कोशिका में क्या कम है, जल के अणु कम है। ठीक है, जल बहुत कम है, तो जल कम है तो यानी कि विलय ज्यादा है। ठीक है, तो विलय जैसे जैसे ज्यादा होगा उसका ओपी क्या होगा, अधिक होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से सलत कोशिका का ओपी क्या होगा बेटा, अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पूर्ण स्फीत कोशिका की बात करें। स्फीत या फूली हुई सेल का ओपी, ठीक है, ओपी तथा टीपी बराबर होता है। ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, अगर पूर्ण स्फीत कोशिका की बात करें, देखिए बेटा, जैसे जैसे मान लीजिए कोई सलत कोशिका है, उसमें वाटर प्रवेश करेगा अंतः परासरण से, वैसे वैसे आपको पता है ओपी का मान क्या होगा, ओपी का मान डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जल प्रवेश कर रहा है तो विलय का अनुपात क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो विलय का अनुपात कम हो रहा है तो उस स्थिति में ओपी का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे जल कोशिका में प्रवेश करेगा, ठीक है, जैसे इस कोशिका में प्रवेश करेगा, वैसे वैसे यहाँ टीपी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा।
टीपी बढ़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पूर्ण स्फीत हो जाएगी, कोशिका पूर्ण रूप से फूल जाएगी, उस कंडीशन में क्योंकि अधिकतम से ओपी तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन टीपी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ इनके संबंधों को, ठीक है। तो यहाँ पर सेल का ओपी और टीपी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये बात आप तो फिक्स ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो दाब है हमारा वो हम देखते हैं। विस्तरण दाब, विस्तरण दाब, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, इसको शॉर्ट में डीपी भी कहते हैं। और इसको मैंने आपको पहले समझा दिया था। अगर इसको समझना है तो आप हमारे पहले वाले वीडियोस देखें और कंप्लीट रूप से वीडियोस देखें, तब समझ में आएगा। देखिए डीपी की बात करें तो ये एक प्रकार से कोई भी पदार्थ के अणु हैं उनके द्वारा किसी भी माध्यम के अंदर उनकी गति करवाने के लिए, उनको खुद को स्वयं की गति के लिए जो एक दाब उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं डीपी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी पिछले वीडियो में, देखना कि शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का डीपी अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। यानी जैसे जैसे हम शुद्ध जल के अंदर कोई विलय मिलाएंगे तो वैसे वैसे उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। शुद्ध जल का ओपी, शुद्ध जल का ओपी क्या होता है, 0, और शुद्ध जल का डीपी क्या होता है, अधिकतम, अधिकतम, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। कंपटीशन में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं जिसमें बच्चा जो है कंफ्यूज होके उसको गलत कर देता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का डीपी क्या है, अधिकतम होता है, ठीक है। अब देखें इसके साथ में एक जो है हमारे पास में एक छोटा सा संबंध है कि विस्तरण दाब न्यूनता क्या है, न्यूनता, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डेफिसिट यानी विस्तरण दाब न्यूनता। इसको शॉर्ट में हम कह देंगे डीपीडी, विस्तरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। विस्तरण दाब न्यूनता क्या है, देखिए बेटा मैंने इसीलिए सबसे पहले इस लाइन को यहां पर लिखा है कि शुद्ध जल है उसका डीपी अधिकतम होता है, शुद्ध जल का डीपी अधिकतम होता है। अगर शुद्ध जल में विलय मिलाते हैं, विलय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। अगर शुद्ध जल के अंदर विलय मिला रहे हैं तो उसका डीपी क्या होगा, कम, डीपी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो शुद्ध जल में विलय मिलाया जाता है तो उसका जो डीपी कम हो रहा है, कम होता है, तो डीपी के कम होने की जो प्रक्रिया, डीपी के कम होने की प्रक्रिया है, यानी विस्तरण दाब के कम होने की प्रक्रिया है, वो ही कहलाती है विस्तरण दाब न्यूनता, विस्तरण दाब न्यूनता, ठीक है। एक दूसरे जो है प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास में शुद्ध जल था, ठीक है, और ये हमारे पास में है इस शुद्ध जल के अंदर, जैसे मान लीजिए अलग से एक पात्र के अंदर हमने इसमें कुछ विलय मिलाया है, ठीक है। ये तो है विलयन, विलयन, और ये है हमारे पास में शुद्ध जल यानी विलय, शुद्ध जल, ठीक है, ये मिला है, समझ रहे हो। देखिए अगर इस शुद्ध जल के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, विलयन, इसका अधिकतम है डीपी, ठीक है। इस शुद्ध जल के अंदर अगर हम क्या मिला रहे हैं, विलय मिला रहे हैं, तो इसका डीपी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम, यानी ये विलयन है, विलयन का डीपी विलायक से, शुद्ध जल से क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है। तो शुद्ध जल
और विलयन में उत्पन्न विस्तरण दाब, ध्यान रहे, शुद्ध जल और विलयन में उत्पन्न जो विस्तरण दाब है, इनका जो अंतर है वो ही क्या कहलाता है, विस्तरण दाब न्यूनता कहलाता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहलाता है। समझ में आया? देखिए डीपीडी, ठीक है, डीपीडी हमेशा किसके बराबर होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी शुद्ध जल है उसका डिफ्यूजन प्रेशर और विलयन का डिफ्यूजन प्रेशर है, उनके अंतर के बराबर होता है। और ये क्या इसका एक महत्वपूर्ण संबंध बनता है कि डीपीडी हमेशा ओपी और टीपी के अंतर के बराबर होता है। ये हम अभी पारस्परिक संबंध के अंदर क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहां पर डीपीडी की बात करें, विस्तरण दाब न्यूनता क्या है वो तो हमने समझ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्पन्न प्रेशर है एक कोशिकाओं के अंदर, क्योंकि देखिए डीपीडी है विस्तरण दाब न्यूनता, इसको हम सेक्शन प्रेशर भी कहते हैं, सेक्शन प्रेशर, ठीक है, सेक्शन प्रेशर भी कहते हैं। शॉर्ट में मैं इसको कह सकता हूं एसपी, यानी डीपीडी एक एसपी होता है, यानी सेक्शन प्रेशर। और सेक्शन प्रेशर का मतलब होता है चूषण दाब, चूषण दाब, ठीक है। तो डीपीडी क्या है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर किसी कोशिका के अंदर से जल बाहर आ रहा है तो उस कंडीशन में उसमें विलय ज्यादा हो रहा है विलय की तुलना में, तो आपको पता है विलयन का डीपीडी है वो कम होता है, यानी डीपीडी यानी डीपी है यानी विस्तरण दाब है, उसकी न्यूनता बढ़ती जाती है। और जब मान लीजिए किसी कोशिका में से जल निकल गया तो उसकी जो डीपी है उसकी न्यूनता है, यानी डिफ्यूजन प्रेशर की जो न्यूनता है वो बढ़ रही है। उस कंडीशन में उस कोशिका की क्या बढ़ रही है, जल की डिमांड। तो मैं ये कह सकता हूं डीपीडी किसी कोशिका की जल की मांग होती है, ठीक है, ये डिमांड है, कोशिका की जल की डिमांड है, ठीक है, डीपीडी। अगर जिस कोशिका का डीपीडी अधिक होता है यानी विस्तरण दाब न्यूनता ज्यादा होगा, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, विस्तरण दाब न्यूनता किसका ज्यादा होगा, जिसमें जल कम होगा, ठीक है। तो उसमें जिसमें जल कम होगा उस कोशिका को क्या चाहिएगा, जल, ठीक है। तो विस्तरण दाब न्यूनता जिस कोशिका का अधिक है उस कोशिका को जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। चूषण का मतलब होता है सोखने वाला दाब, ठीक है, सोखने वाला दाब, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है डीपीडी बढ़ेगा कोशिका का तो चूषण दाब बढ़ेगा, वो कोशिका दूसरी कोशिका के निकटवर्ती कोशिका से क्या करेगी, जल का अवशोषण करेगी, ठीक है, यानी उस कोशिका में जल की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डीपीडी हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कोशिका की जल की मांग होती है, ठीक है। एक और बात, अगर एक फैक्ट की बात करें, आप खुद समझ रहे होंगे कि पूर्ण रूप से जो स्फीत कोशिका है, स्फीत का मतलब होता है यहां पर फूली हुई, स्फीत या फूली हुई सेल है, ठीक है, उसका डीपीडी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। डीपीडी हमेशा क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, अगर कोई कोशिका फूली हुई है, ऑलरेडी उसके अंदर जल फुल है, ठीक है, तो क्या उसकी जल की मांग होगी, नहीं, उसका डीपीडी क्या होगा, जीरो, यानी उसकी जल की मांग होगी क्या, नहीं होगी, उसमें चूषण दाब उत्पन्न होगा क्या, नहीं होगा, वो किसी दूसरी कोशिका से जल ग्रहण नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण संबंध है। और अगर बात करें सलत कोशिका है, ठीक है, सलत कोशिका है, ठीक है, सलत कोशिका सेल, ठीक है, यानी कि बिल्कुल पिचकी हुई कोशिका है जिसमें वाटर नहीं है, तो उसमें विलय ज्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है। और विलय का डीपीडी क्या होता है,
अधिक होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर पिचकी हुई जो कोशिका है उसका डीपीडी अधिकतम होगा, डीपीडी अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। इस टॉपिक को कंप्लीट रूप से अगर आप लोग देखेंगे वीडियोस के अंदर तो ही आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और यह कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।